अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बानी पीटीआई पर एक और जुर्म साबित, गैर कानूनी अमल से खुश खुरम खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। बुशरा बीबी से दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। केस का 50 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया कि शिकायत कुनिंदा 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी साबित करने में कामयाब रहे। जुर्माना अदा करने की सूरत में दोनों को 4-4 माह इजाफी कैद काटना होगी। इद्दत के मामले पर झूठ सामने आ गया। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 2018 में निकाह गैर कानूनी करार दे दिया। अडियाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद सजा सुना दी। दोनों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को 4-4 माह इजाफी कैद काटना होगी। केस उनके मुलाजिम लतीफ, मुफ्ती सईद और निकाह के गवाह ओन चौधरी समेत दीगर गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए थे। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया था। अदालत ने 50 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। लिखा, शिकायत कुनंदा 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी साबित करने में कामयाब रहे। अदालत ने कहा कि खबर मानिका ने हल्फ लेकर बयान दिया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ताल्लुकात 2014 में इस्तवार होना शुरू हुए थे। दोनों अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खबर मानिका की गैर मौजूदगी में भी मिलते थे। फैसले में लिखा गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने निकाह से पहले रवाबित होने की नफी नहीं की। दोनों ने रवाबित को तस्लीम किया, सिर्फ नाजायज ताल्लुकात से इनकार किया। दौरान इद्दत निकाह का केस, बयानात में तजादात थे। कानूनी माहिरीन और तज्जियाकारों की बोल से बातचीत। हाफिज एहसान अहमद और अब्दुल्ला गुल ने फैसले को बिल्कुल सही करार दे दिया। दौरान इद्दत निकाह केस पर मुख्तलिफ तज्जियाकारों का बोल न्यूज़ पर तबसरा। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने अपने माहिराना तज्जिये में कहा कि अगर समाअत के दौरान कानूनी असूलों की खिलाफ वर्जी हुई है तो इस पर हाई कोर्ट्स फेयर ट्रायल के मामलात को देख सकती है। शरीयत और सिविल कानून में 90 रोज में तलाक का तरीक़ेकार मौजूद है। अगर किसी औरत को तलाक दी जाती है या उसका एक हस्बैंड फौत हो जाता है तो उसको इद्दत का गुजारना जो है वो जरूरी है। और अगर तलाक दी जाती है तो उसका प्रोसेस जो है वो 3 यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड है और या 3 माह है जो 90 दिन बनते हैं। और उसकी बेशुमार जो है वो इस्लामिक रीजंस भी हैं, इसके अंदर सोसाइटी के मैटर्स भी हैं। तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल ने कहा कि मुफ्ती सईद का 2 बार निकाह पढ़ाना बजाते खुद एक तरह का जुर्म था। इस्लामी शरीयत के असूल हैं जिसके अंदर दुर्रों की सजा है, वो भी जो है वो साथ देनी चाहिए। ये कोई पाकिस्तान है, ये मशरकी रवायात को भी जो है वो भंबोड़ के रख दिया गया और इस्लामी जो असूल हैं उनका भी जो है वो कत्लेआम किया गया। सदाकत और अमानत के असूलों को जो है वो बिल्कुल जो है वो जो है रौंद के रख दिया गया। अब्दुल्ला गुल का कहना था कि फैसलों पर असरअंदाज होना भी जुर्म है, इसकी माफी नहीं बनती। आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे इंतखाबात 2024 का। तो मियां साहब कहते हैं घबराना नहीं है। गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा कि आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर घर चला गया। उन्होंने बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोजगार नहीं होता। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। मुल्क की रोशनियां वापस लाएंगे, सड़कें बनाएंगे, जीडी रोड को भी मोटरवे बनाएंगे। घबराना नहीं है। अगर वो दौर रहता और मेरी छुट्टी ना कराई जाती, ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती, उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। आज हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के पाकिस्तान अपने पाँव पे दोबारा खड़ा नहीं हो जाता, जब तक कि आपको एक बाइज्जत रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक कि आपके घरों में रोशनी के चिराग नहीं डलते। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, बिजली सस्ती करेंगे हम इंशाल्लाह, ये मोटरवे बनाएंगे, ये जीटी रोड को भी मोटरवे बनाएंगे इंशाल्लाह हम। ये शेर नहीं बिल्ली है, मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे, धांधली बर्दाश्त नहीं करूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास के जलसे में खिताब। कहा कि ये बुज़दिल चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव डाल रहा है, मुतालबा कर रहा है ऐसी धांधली करें जैसे बानी पीटीआई के लिए की। वो चाहता है रायवन में फॉर्म 45 और इलेक्शन नताइज पहुंचाए जाएं।
یہ شیر نہیں، یہ بلی ہے، ہم اس بلی کا بندوبست کرتے ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال سکتا تو میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ شخص اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ آپ حکومت کے عہدے استعمال کر کے انٹرم حکومت میں ان پہ پریشر ڈال رہے. مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے ایسا دھاندلی کیا جائے جیسے ماضی میں خان صاحب کے لیے کیا تھا. وہ زور ڈال رہے ہیں رائیونڈ میں وہ فارم 45 اور فارم 47 پہنچائے. چاہے پاکستان کے معیشت تباہ ہو، چاہے پاکستان کو نقصان پہنچے، میاں صاحب کو فکر نہیں، اس نے بس اس کرسی پہ بیٹھنا ہے. میں ان سب کو خبردار کرتا ہوں کہ ہوش کا ناخن لے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ جانتا ہے کہ لڑنا کیسے. ایک شخص آیا اور کہا سب چور ہیں، صرف وہ فرشتہ ہے. گزشتہ حکومت نے نواز شریف کا ایک منصوبہ ختم کیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کرپشن بڑھی. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا گجرانوالہ میں خطاب. کہا آج دوبارہ رپورٹ آئی ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے کرپشن 7 پوائنٹ کم کی. نواز شریف اپنے دور میں کرپشن پر کاری ضرب لگاتا رہا. حکومت آئی جس نے کہا یہ سب چور لٹیرے ہیں اور وہی ایک فرشتہ ہے. جو پچھلی حکومت آئی اس نے نواز شریف کے ایک منصوبے کو انتہائی بے دردی سے ختم کیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس نے پی ٹی آئی کا چہرہ اس کو بالکل پوری دنیا کے سامنے اس کو بتا دیا. آج پھر دوبارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے پرسوں چوتھ اور اس نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں اس خادم کی جو حکومت تھی 13 پارٹیوں کی حکومت پی ٹی آئی کے دور میں جو کرپشن دوبارہ 141 پہ چلی گئی تھی، اس ایک سال میں وہ کم ہو کر 7 پوائنٹس نیچے آئی ہے. نواز شریف نے ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کے اوپر ایک کاری ضرب نواز شریف لگاتا رہا. اور پاکستان کا نقصان کرنے والی وائرل بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. گجرانوالہ والوں آؤ مل کر انتقام کی سیاست دفن کریں، خدمت کی سیاست کا آغاز کریں. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ملک میں آنے والی وائرل بیماری کو سب سے گجرانوالہ والوں نے بھگایا، مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا. نواز شریف نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ وعدے پورے کریں گے. ملک میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا. وہ وائرل بیماری جو وائرل انفیکشن تھی آپ کا بہت نقصان کر کے چلی گئی، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اب آؤ گجرانوالہ والوں آج انتقام کی سیاست کو دفن کریں. 8 فروری کو 20 کی 20 سیٹیں جیتنے جا رہے ہو. گجرانوالہ نے مریم نواز شریف کا مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. جو وائرل بیماری پاکستان میں آ گئی تھی اس کو سب سے پہلے گجرانوالہ نے مار بھگایا تھا. میں آج گجرانوالہ کے اس میدان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا تو دے گا انشاءاللہ تعالی. نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو 50 لاکھ گھر دے گا تو دے گا انشاءاللہ. اگر نواز شریف نے آپ سے وعدہ کیا کہ گجرانوالہ کا کوئی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا تو نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور پی ٹی آئی نے دشمن قوتوں سے پیسے لے کر ملک کو نقصان پہنچایا ہے، قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. مولانا فضل الرحمان کا لکی مروت میں جلسے سے خطاب. سربراہ جے یو آئی فے نے مہنگائی اور بے روزگاری کو اہم ملکی مسائل قرار دیا. کہا اقتدار ملا تو یہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. ملک کو نواز کی نہیں روزگار، تعلیم، امن اور انصاف کی ضرورت ہے. بلاول منشور کے بجائے سندھ کے عوام کو خوراک دے دیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا جلسے سے خطاب. کہا 10 کروڑ شہری غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. 40 سال سے برسر اقتدار پی پی، نون لیگ اور پی ٹی آئی حالات کے ذمہ دار ہیں. پاکستان ہے 25 کروڑ عوام کا ہے. یہ پاکستان زرداری خاندان کا، نواز شریف خاندان کا نہیں ہے. ان لوگوں نے دھوکہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، یہ نہیں دے سکے. سب سے زیادہ غربت آج بھی اندرونی سندھ میں ہے. آپ کو نواز کی ضرورت ہے یا جینے کا حق مانگتے ہو، تعلیم کا حق مانگتے ہو، روزگار کا حق مانگتے ہو؟
जज का हक मानते हो। मेरे लोगों, पाकिस्तान को अमन की जरूरत है। और 8 फरवरी को कोई घर ना बैठे, सब औकाफ को वोट डालें। जहांगीर तरीन का लोधरा में जलसे से खिताब, बोले नवाज शरीफ के साथ लेवल करने के लिए मुझे भी नाअहल करार दिया गया। अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिर्फ अवाम के लिए असम्बली जाता हूँ। तमाम घर वोटर को रहना वो नहीं है। ये मैं फैसला किया कि मैं हमेशा जब काम करे रोजरा की खातिर मैं रोजरा को पढ़ा ही ना चाहता देखो भी नाहल कर देता जुल्म खुदा दा नवाज शरीफ को नाहल कीता तो मैं को नाहल कर देता ना कि बराबरी होनी चाहिए बराबरी। इंशाअल्लाह मेरी मेहमान ने उम्र दी इज्जत दी, मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम अल्लाह ताला ने मुझे मिलते मैं और असेंबली चले अपने खुशी वास्ते नहीं बांध सकता। इलेक्शन होंगे और शफाफ होंगे, दहशतगर्दी आड़े नहीं आएगी। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की गैर मुल्की मीडिया के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। Glad to say and declare that we have become 5th largest democracy in the world as we enter this process. 28.6 million voters will be exercising their right to vote. So we wanted to welcome you all and assure you that we have very good arrangements to ensure the security, providing security to polling stations in a 3-tier system, with police taking the main responsibility in the first perimeter, including the polling stations, with civil armed forces on the outer cordon perimeter, and Pakistan Army as the main quick reaction force on the outside perimeter. वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया है। आम इंतखाबात के लिए 14,90,000 इंतखाबी अमले की तरबियत भी मुकम्मल कर ली गई। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के लिए EMS की एक और मशक की गई। तमाम मतलूबा मराहिल और अहदाफ की कामयाबी से तकमील हुई। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। कौमी और सूबाई हलकों के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। बैलेट पेपर्स मुतालिका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और इनके नुमाइंदों के हवाले कर दिए गए। आम इंतखाबात के लिए 14,90,000 इंतखाबी अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली गई। 19 नवंबर से 3 फरवरी तक मजमूई तौर पर 27,676 तरबियती नशिस्तों का एहतमाम किया गया, जिसमें 3,821 1,283 मास्टर ट्रेनर्स शरीक हुए। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ताहाल मुकम्मल फाल न हो सका। रिटर्निंग अफसरान EMS के तहत फॉर्म 25 और 26 जारी नहीं कर सके। RO ताहाल पोलिंग अमले की तैनाती की फहरिस्त जारी न कर सका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर पुलिस ने इंतखाबी उम्मीदवारान को सिक्योरिटी फराहमी से माजरत कर ली है। पेशावर पुलिस ने उम्मीदवारान को प्राइवेट रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड लेने का तहरीरी मशवरा दिया है। पुलिस ने मजीद कहा कि पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के बायस उम्मीदवारान को देने के लिए इजाफी नफरी नहीं, पुलिस सिक्योरिटी प्लान के जरिए दस्तियाब वसाइल के तहत इक़दाम किए गए हैं। पेशावर पुलिस ने कहा कि तमाम उम्मीदवारान की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। रुख करेंगे लाहौर का, जहां इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। N123 में शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम जारी है। रहनुमाओं का कहना है कि 8 फरवरी को शहबाज शरीफ कामयाब होंगे। लाहौर में इलेक्शन का दंगल, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। NA130 में शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। नून लीग की कॉर्नर मीटिंग में रहनुमाओं ने कहा 8 फरवरी को आवाम की ताकत से नून लीग को कामयाब करवाएंगे। शहबाज शरीफ को इतनी भारी अक्सरियत से जितवाना है कि इसकी पहले वाली मिसाल भी आपने ब्रेक करनी है, तोड़नी है इंशाअल्लाह। कॉर्नर मीटिंग में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मलिक जावेद इकबाल और शब्बीर अहमद उस्मानी ने खिताब में कहा 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। शहबाज शरीफ खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। शहबाज शरीफ की जीत यकीनी है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि इंतखाबात से कबल कराची में गर्मा गर्मी। MQM ने निगरान वज़ीर आला पर जियाला और पीपल्स पार्टी पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी ने MQM को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया, अमन खराब करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। किस तरीके से वीगो गाड़ियों में वहां पर आए नाज़िमाबाद में और क्या कुछ उन्होंने किया है, इस सूरत हाल को रोका जाए। MQM के कारकुनान के भी जज्बात, MQM के कारकुनान भी मुश्तइल, वरना ऐसा नहीं है कि तुम्हारे
वहां पर इलेक्शन ऑफिसर्स नहीं है, या तुम्हारे कोई 2-4 लोग कहीं नहीं गली में घूम रहे होते, लेकिन हमें ये नहीं करना। जो लोग एमक्यूएम के लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ये करवाना चाहती है, तो भाई पीपल्स पार्टी तो अपने आप को जीतता हुआ देख रही है, पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? ये हरकतें, इस किस्म के वाक़यात में जो मुलविस क़ुव्वतें होती हैं वो होती हैं जिनको इंतखाबात में अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस को, तमाम इंतज़ामिया को, कि पीपल्स पार्टी के वो कारकुन बनकर ना रहें, वो स्टेट के रियासत के वो मुलाजिम हैं, उनको रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनका माजी का किरदार वही 12 मई वाला है। आए दिन आप सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, जिसमें कहते हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, बदमाशी में कोई हमारा सानी नहीं है। ओ भाई, बड़ी मुश्किल के बाद वो दौर इस शहर से खत्म हुआ है। और दीगर खबरें शामिल करने के लिए रुख करेंगे न्यूज़ स्टूडियो का। बहुत शुक्रिया सहर। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात के खिलाफ पार्टी आइन की तामील न करने पर कार्रवाई का कानूनी इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार दे दिया। PTI उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, सेक्शन 215 आइन से मुतसादम नहीं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसले में कहा कि इसी नौयत की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी है। अदालत ने करार दिया इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 215 आइन से मुतसादम नहीं। बानी PTI ने साइफर लहरा कर झूठ बोला। उन्होंने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। सीनियर सियासतदान फौजिया कसूरी की प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से गुफ्तगू। मुकम्मल इंटरव्यू आज रात 10:30 पर नशर किया जाएगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हम तो कभी अपने वर्स्ट ऑफ नाइटमेयर्स में भी मैं कभी ये इमेजिन नहीं कर सकती थी लहज पे पहुंच जाएंगे और इस किस्म की वो पाकिस्तान की जगरसाई करेंगे, इस किस्म के वो गुनाह करेंगे। जब ये हुकूमत में थे, इतनी इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादतियाँ की हैं। मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो इनको आज भी सपोर्ट करते हैं। मगर आज जो लोगों ने देखा इनकी हुकूमत में आने के बाद, जो इन्होंने एक रिवेंज की सियासत की, जो इन्होंने झूठ बोले हैं साइफर इला के, तो लिहाजा जो आज हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम, साबिक रुकन कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट बादमाफ गवाह बन गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में केस की समाअत। NA 53 में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ बादमाफ गवाह बन गए। कहा, 6 मई को लाल हवेली में 9 मई की प्लानिंग की गई। ATC ने बानी PTI शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर मेडिकल ग्राउंड पर रुख्सत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्त में कहा कि 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुख्सत दी जाए। अदालत ने दरखास्त की तस्दीक कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तौशा खाना केस का फैसला सुनाया है। उनकी अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ तौशा खाना केस 13 फरवरी 10 फरवरी को बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड नैब केस मुकर्रर है। मोहम्मद बशीर की अदालत में आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी ज़ेर समात हैं। मच हमले में दहशतगर्दों का झूठ बेनकाब हो गया। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को दुनिया में बदनाम करने वाली सोची समझी साजिश खुलकर सामने आ गई। दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद मच ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी, मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका। फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से हमलों को नाकाम बनाया गया। हमले में हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर आम पर आ गई। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हो गई। हमले में हलाक दहशतगर्द की शनाख्त हो गई। दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद मच हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने कहा, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में धरना देने वालों का सारा ड्रामा नाकाम हो गया। एक तो जो मारंग बलोच का पूरा ड्रामा था वो सारा बेनकाब हो गया। अभी आपको पता है इसमें एक लड़का जो जिसका नाम लिया जाता पाक ज़ई जो है वो
सो कॉल्ड लापता अफराद की फहरिस्त में था और अभी डिस्कवर हुआ है। दहशतगर्द इम्तियाज भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। लापता अफराद का प्रोपेगेंडा करने वाले और दहशतगर्द एक सिक्के के दो रुख हैं। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। पाक फौज और एफसी ने तुर्बत के सैलाब ज़दा इलाके सामी में को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तिबी इमदाद और ज़रूरी अद्वियात भी फराहम की गईं। इलाका मकीनों ने पाक फौज और एफसी के बरवक्त इक़दामात पर खुशी का इजहार किया। पाक फौज और एफसी के जवान मुसीबत में फंसे अफराद के लिए मसीहा बन गए। तुर्बत में सैलाब के बाद इलाका मकीन मुश्किल सूरत हाल में फंस गए थे, जिस पर पाक फौज ने सैलाब में फंसे 9 शहरियों के इनखला का बर वक्त फैसला किया और 3 फरवरी को पाक फौज के हेलीकॉप्टर और फ्रंटियर कोर के दस्तों ने तुर्बत के सैलाब ज़दा इलाके सामी में कामयाब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का मकसद सैलाब से मुतासरा इलाके में फंसे हुए बच्चों समेत 9 अफराद को निकालना था। तमाम अफराद को करीबी एफसी के कैंप में बर वक्त तिबी इमदाद और जरूरी अद्वियात फराहम की गयी। इलाका मकीनों ने पाक फौज और एफसी के बर वक्त इक़दामात पर खुशी का इजहार किया। मुसल्लह अफवाज कुदरती आफात में लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए किसी भी उभरते हुए चैलेंज का जवाब देने के लिए चौकस है। और अब बात करेंगे गाजा की। इसराइली फौज की जानिब से गाजा में फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्ल रुक ना सका। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने हमलों में इंसानी आबादी के अलावा अस्पतालों को भी निशाना बनाया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा के अल-अमल अस्पताल पर धावा बोल दिया। इसराइली जहरियत की वजह से अल-नसर अल-अमल अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की शदीद किल्लत हो गई है। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जनीन, नाबलौस, हेब्रोन में कार्रवाइयाँ की गयी। इसराइली फौज रफा ऑपरेशन का मंसूबा बना रही है। अमरीकी वफाकी अदालत के जज ने फैसला दिया है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब है। इसराइली हुकूमत के मुख्तलिफ अफसरान के बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि गजा में जारी फौजी मुहासरे का मकसद फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना है। अमरीका गजा में इस नस्ल कुशी को रुकवाने में नाकाम रहा है। अदालत अमरीकी हुकूमत को इसराइल की हिमायत से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये इसके दायरे इख्तियार से बाहर है। और 10 सदर जो बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्विस 4 इसराइलियों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। अमरीका ने इराक और शाम में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया। बाइडन इंतज़ामिया ने मज़ीद हमले करने का भी इंदिया दे दिया। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा इदारे के मुताबिक अमरीका ने उर्दन में 3 शहरियों की हलाकत का बहाना बनाकर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। अमरीका ने जवाबी हमले में 18 ईरानी जंगजू को मारने का दावा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन और आला अमरीकी अहदेदार गुज़िश्ता कई रोज़ से अमरीका मलेशिया ग्रुपों के खिलाफ हमला करने की धमकी दे रहे थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका मग़रिबी एशिया या दुनिया के किसी भी हिस्से में तनाज़ात नहीं चाहता। और अभी खबर है कि भारत की जानिब से दीगर ममालिक के दाखिली अमूर में मुदाखलत का एक और सबूत सामने आ गया। कनाडा के टॉप इंटेलिजेंस इदारे ने भारत की मुदाखलत बेनकाब कर दी है। कहा कि भारत की तरफ से कनाडा के इंतखाबात में मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं, जिस पर कनाडा का फेडरल कमीशन ऑफ इंक्वायरी जायज़ा लेगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, पहले हरदीप सिंह के कत्ल के बाद से भारत और इंडिया के ताल्लुकात गिरावट का शिकार हैं। अब एक और मामला सामने आ चुका है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कनाडा की जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी जानिब से तहकीकात की गई थी और ये तहकीकात जो है अब उसका कुछ हिस्सा कैनेडियन मीडिया ने उसको ब्रेक किया है और इस हवाले से इत्तलात सामने आई कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी समझती है कि भारत की जानिब से 2019 और 2021 के कैनेडियन इंतखाबात के अंदर मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद है। और अब कनाडा के जो ये तहकीकात की गई हैं कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की जानिब से, उसका ये मानना है कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं और जिस किस्म की मुदाखलत भारत की जानिब से कनाडा के दाखिली उमूर के अंदर या दाखिली सियासत के अंदर सामने आई थी, अगर अब उसको ना रोका गया तो मजीद ये मामला जो है बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करेगा और कोई भी यकीनी तौर पर खुद मुख्तार मुल्क इसको कबूल नहीं कर सकता। यही वजह है कि कनाडा का जो फेडरल इंक्वायरी का इदारा है वो इसकी मजीद तहकीकात करेगा और ये तहकीकात सामने आने के ऊपर या ये जो इंकशाफ या रिपोर्ट सामने आई है ये भी भारत के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर ये डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर शर्मिंदगी का बाइस है, सुबकी का बाइस है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान अमान। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कराची में वीकेंड पर मौसम औसम हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन मेमार, नाज़माबाद और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। जलथल एक हो गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान सिद्दीकी। आज बिल्कुल
बिल्कुल देखें, महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कराची के मुताबिक ऐसे इलाके यहाँ पर अब भी धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 रोज़ पहले जो है बारिश की पेशन गोई की गई थी, जिसके मुताबिक 3 रोज़ से ही कराची के मुताबिक इलाकों के अंदर बारिश का सिलसिला रात के जारी रहा, जबकि आज मगरिब होते ही कराची के मुताबिक इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जबकि अगर शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो है हवा का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है, जिसके बायस मौसम जो है खुशगवार हो गया है। काशान, बहुत शुक्रिया आपका। मईशत के शुबे में इस्लाहात की गई हैं, कई ऐसे काम किए गए हैं जिससे बरामदात के मौके, मार्केट बढ़ेगी। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि SIFC और निगरान हुकूमत ने मिलकर माशी इस्तेहकाम के लिए काम किए, तजारती खसारे में कमी आ रही है। We work together, not only the civil government but also with the SIFC, and that has been the source of the strength, and it has given us the courage to do what we have done up till now. The issue related to the exchange rate, आपको पता होगा कि it had almost hit over 230 plus. We were obligated to make sure that we don't intervene in the market, but all the investigations pointed to the huge amount of currency smuggling alongside and cross-border. I was just checking the exchange rate for yesterday. It had reached to 279.48 relative to the 300 that you rightly pointed out. आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश को शिकस्त देकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीकी शहर बेनूनी में खेले गए सुपर 6 मरहले के इस मैच में पाकिस्तान अंडर 19 टीम पहले बैटिंग करते हुए 155 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेशी टीम हदफ के ताक़ुब में 35.5 ओवर्स में 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से उबैद शाह ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आउट करके टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।